चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। इसमें ये है कि हेपरिन की ही हम लोग बात कर रहे थे कि ये नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट होता है। फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास एक चीज़ होती है जो एंटी थ्रोम्बोटिक है, यानी कि थ्रोम्बस बनने ही नहीं दे रही, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर रही है। एक चीज़ है जो कि थ्रोम्बोलिटिक है, ठीक है, जिसने बने हुए क्लॉट को तोड़ना है, ठीक है, इनको समझ लेना है। एंटी थ्रोम्बोटिक वो है जो बनने ही नहीं दे रही, थ्रोम्बोलिटिक है कि थ्रोम्बस बन गया उसको तोड़ेगी, ठीक है। तो वो कौन सी होती है? प्लाज्मिनोजेन होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब MI होता है तो उसके अंदर हम टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर दे रहे होते हैं, TPS दे रहे होते हैं, जो कि नेचुरली थ्रोम्बोलिटिक्स होते हैं, ताकि वो जाके प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट करें प्लाज्मिन के अंदर। तो प्लाज्मिन को आपने याद रखना है कि ये थ्रोम्बिन कटर है, इसको इस तरह से याद रख लें कि ये थ्रोम्बिन कटर है, थ्रोम्बिन कटर है ये। और उसके बाद फिर हमारे पास ये आ जाता है थ्रोम्बोलिटिक है, थ्रोम्बिन कटर है। फिर उसके बाद आ जाता है कि एंटी थ्रोम्बिन फ्री जो होता है ये मोस्ट लाइकली हमारे पास इनहिबिटर होता है थ्रोम्बिन का, जो कि एंटी थ्रोम्बोटिक है। फिर उसके बाद है हमारे पास प्रेगनेंसी जो होती है, इसके अंदर ये जो फैक्टर होता है हमारा एंटी थ्रोम्बिन फ्री का, वो डायरेक्टली ही हमारे पास रिड्यूस हो जाता होता है नेचुरली। जिस तरह की प्रेगनेंसी की और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं कि ये हमारे पास एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, तो जो है ना इसके अंदर एंटी थ्रोम्बिन फ्री भी डिक्रीज हो जाता है। फिर कैल्सिफिकेशन हमारी दो तरह की होती हैं, एक होती है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, एक होती है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। मेटास्टेटिक क्या होती है कि पहले कोई बीमारी नहीं थी, नॉर्मली हेल्दी टिश्यूज के अंदर कैल्शियम जाके डिपॉजिट होने लग गया। तो ये मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के क्या कॉजेज होते हैं? हाइपरकैल्सीमिया। सपोज आपका प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया, तो जब आपका हाइपर वो जो पैराथायरॉयड हार्मोन था उसकी इंक्रीज प्रोडक्शन हुई है, उसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया हो गया। या आपकी जो है ना कोई हाइपर वाइटामिनोसिस हो गई, या विटामिन डी की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है तो उसने कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज्यादा करवा दी है। या आपके पास जो है ना एग्जेस कैल्शियम इनटेक है, आप बहुत ज्यादा, कुछ लोग ऐसे ही बगैर बताए बगैर देखे जो है ना वो लेना शुरू कर देते हैं। जो हमारे पास होती है एंटी थ्रोम्बिन फ्री हेपरिन होता है ना, हेपरिन एंटी थ्रोम्बिन फ्री को कर रहा होता है। स्टुअर्ट होता है फैक्टर 10 जो है, फैक्टर 10 होता है स्टुअर्ट फैक्टर। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया, उसमें कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। एक्सेस कैल्शियम इनटेक है, मिल्क अल्कली सिंड्रोम है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस में हो जाता है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का मतलब है कि कोई बीमारी थी, प्रीवियसली डैमेज टिश्यूज थे, तो उनके अंदर जो है ना अब डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन डेवलप हो गई है। तो ये इसके अंदर कॉज जो है ना वो हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता, सीरम कैल्शियम की कंसेंट्रेशन नॉर्मल होती है। इसमें कोई और ट्रॉमाज हो सकते हैं, कोई ट्यूबरकुलस लीजन्स हो सकती है, कोई आपके जो हार्ट वेल्व्स हैं वो स्कार हो सकते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड। फिर उसके बाद आते हैं एरियाज ऑफ ओल्ड ट्रॉमास, ट्यूबरकुलस लीजन, स्कार्ड हार्ट वेल्व्स, और जो एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स होती हैं उनके अंदर होती है। फिर जी हम लोग दूसरा देख रहे हैं कि ये जो टीबी वाला सिनेरियो होता है, इसके अंदर क्या है, जब भी हमारे पास कोई बीमारी है तो कौन सी है? प्लेन रूल सिर्फ यही है, कोई बीमारी है तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, अगर ऑलरेडी हेल्दी है उसके अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन होने लग गई है तो मेटास्टेटिक है। फिर उसके बाद जी मजीद क्या है कि बेबी विद द पेपिलोमा ऑफ द कोरॉइड प्लेक्सिस, तो ओन सीटी कैल्सिफिकेशन, ठीक है, तो ट्राइगोन ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल के अंदर होती है। फिर आपके पास डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो होती है वो किस में होती है? नेक्रोटिक टिश्यूज में होती है। मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमोमा बॉडीज इन द पेपिलरी कार्सिनोमा, तो वो भी हमारे पास जो सेमोमा बॉडीज बन रही होती हैं वो भी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती हैं बार बॉडीज। बार बॉडीज का किसी को कोई कॉन्सेप्ट है? आप लोग मुझे बता सकते हैं कि बार बॉडीज क्या होती हैं, और जो नॉर्मल फीमेल होती है उसके अंदर कितनी बार बॉडीज होती हैं, ये आप लोगों ने मुझे बताना है।
Are you people following me till this time? इसको जो हमारे पास एंटी थ्रोम्बिन फ्री होता है ना, इसको हम दूसरा इसका नाम होता है कि इसको हेपरिन को फैक्टर 1 कह रहे होते हैं, और दूसरा इसको जो है ना एंटी थ्रोम्बिन भी कह रहे होते हैं। बिल्कुल 1 होती है। हमारे पास जितना भी एक्स का नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा ना, उससे एक आपने माइनस करना है, तो आपके पास जो है ना नंबर ऑफ बार बॉडीज आ जानी है। जैसे हमारे पास फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46XX होते हैं, तो बार बॉडीज जो हैं वो एक्स एक्स मतलब 2 एक्स है ना, तो एक माइनस करें 1 होगी। अब जो टर्नर सिंड्रोम है उसके अंदर 45X होता है, उसके अंदर तो होता ही एक है, तो एक में से आप एक को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप क्लाइनफेल्टर देख रहे हैं, तो क्लाइनफेल्टर के अंदर क्या होता है 45XXY होता है वो, तो उसके अंदर कितनी बार बॉडीज होंगी, एक होंगी। तो टर्नर सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये बेसिकली फ्रेगमेंट्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल के, जो कि कैपेबल ऑफ जो है ना वो नहीं होते कि ये आगे इनकोड नहीं कर सकते प्रोटीन्स को, तो ये वो होते हैं जो कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं, हमारे जेनेटिक मटेरियल का पार्ट होते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास टर्नर सिंड्रोम में कोई बार बॉडी नहीं होती है, और जब भी हमने जेनेटिक सिंड्रोम की को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम कैरियोटाइपिंग कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जी हमारे पास आता है कि टोटल एक्स क्रोमोसोम -1 हम करेंगे, हमारे पास बार बॉडी आ जाएगी। अब थोड़ा सा जो है ना वो जेनेटिक सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। 45XXY होता है ना वो, तो उसके अंदर एक बार बॉडी होगी, 2 एक्स हैं, एक बार बॉडी। एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम में से आपने एक को माइनस कर लेना। थोड़ा सा मैं आप लोगों को पिक्चर से बता देती हूँ, फिर जो है ना आसानी हो जाएगी। जब भी जो बात आती है ना हमारे पास जेनेटिक सिंड्रोम्स की आ रही होती है, तो हम उसमें बात करते हैं 3 चीज़ों की, जो कि आप लोगों के फिंगर टिप्स पे आप FSC से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, क्लाइनफेल्टर होता है, टर्नर होता है और डाउन सिंड्रोम। ये तो सबको पता होता है। इसकी पिक्चर्स के हवाले से याद रख लेते हैं। क्लाइनफेल्टर जो होता है ना, इसके अंदर होते ये मेल्स हैं, लेकिन इनके अंदर मेल फीचर्स, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इतने डेवलप नहीं होते हैं, या ये कह लें कि इनके अंदर फेमिनिन फीचर्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टॉल मेल होते हैं, और इनके अंदर गायनिकोमेस्टिया होता है, यानी कि ब्रेस्ट की एग्रेसिव डेवलपमेंट होती है, और इनके अंदर जो टेस्टीज होती हैं वो बिल्कुल उनकी टेस्टिकुलर एट्रोफीज होती हैं, या वो स्मॉल इन साइज होती हैं, या फाइब्रोटिक टेस्टीज होती हैं। इस तरह करके होता है। इनकी जो आर्म लेंथ होती है, इनका जो आर्म स्पैन होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है जी। फिर उसके अंदर हमारे पास ये वाली एक पिक्चर है क्लाइनफेल्टर की, ये 2 आप देख लें कि ये हमारे पास है कौन सी, एक क्लाइनफेल्टर वाली है और एक टर्नर है। तो क्लाइनफेल्टर वाले मेल होते हैं, ये बेसिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। यूजुअली ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई वाले, इनके अंदर होती है मियोटिक डिवीजन, तो होमोलोगस पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के जो कि सेपरेट होते हैं, तो जब उनकी सेपरेशन एडिक्वेट नहीं होती है उसकी वजह से ये बन जाते हैं। तो जो क्लाइनफेल्टर होते हैं इनके अंदर एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है, और टर्नर के अंदर जो एक एक्स होना चाहिए वो भी मिसिंग होता है। टर्नर के अंदर 45XO होती है उसकी कैरियोटाइप, और क्लाइनफेल्टर की जो होती है वो 47 होती है। नॉर्मल कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फीचर्स देखेंगे, गायनिकोमेस्टिया मिल जाता है, स्मॉल टेस्टिस मिल जाती हैं, इलोंगेटेड मेल मिल जाता है, टॉल स्टेचर होता है उसका, फेमिनिन फिजिक होती है, ये सारी चीजें होती हैं। जबकि ये जो टर्नर होता है ये फीमेल होती हैं जिनके अंदर फाइब्रोटिक ओवेरियन स्ट्रीक्स होती हैं, गोनाडल स्ट्रीक्स होती हैं, इनकी ओवरीज वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं, और इनका शॉर्ट स्टेचर होता है, हाइट छोटी होती है, और इनकी जो है ना लो हेयर लाइन होती है, वेब नेक होती है, वाइड स्पेस निपल्स होते हैं। और टर्नर सिंड्रोम के साथ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है आपकी कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, जिसका मैं आपको बता रही थी कि एओर्टा की नैरोइंग हुई भी होती है और फिगर ऑफ 3 वाली अपीयरेंस बन रही होती है सर्वाइकल रिब के जरिए से, इनकी जो वो होती है कंप्रेशन होती है उसकी वजह से, और इसमें रेडियो फेमरल डिले कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा के साथ होता है। तो ये होता है। बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आपने मेन पिक्चर को जहन में रखना है। टर्नर वाली फीमेल है जिसके अंदर फीमेल वाले फीचर्स प्रॉपरली डेवलप नहीं है, उसके अंदर प्राइमरी एमेनोरिया होता है, मेंसेस आते ही नहीं है,
और क्लाइनफेल्टर वाला जो है ये मेल है, जिसके अंदर मेल वाले फीचर्स भी पूरे नहीं है, इसके अंदर सारे वो जो है ना रिग्रेस्ड हैं। फिर एक ये वाला है, ये एडवर्ड है। एडवर्ड को आपने कैसे याद रखना है, जो है ना हाँ, क्लाइनफेल्टर काला लंबा मेल और टर्नर टीन फीमेल है। एक्सेलेंट डॉक्टर नबीला। फिर उसके बाद एडवर्ड को आपने याद रखना है, ई से एडवर्ड है और ई से 18 है। तो ये बेसिकली जो आपके पास होता है ना क्रोमोसोम 18, उसकी होती है ट्राइसोमी, और उसका जो है ना नॉन डिसजंक्शन होता है। और 18 ईयर्स में आप देख लें कि वो हो जाती है, इलेक्शन वाली एज होती है, ठीक है, आप लोगों का CNIC बन जाता है। तो ये एक स्टोरी हम याद रखते हैं कि एक प्रिंस था एडवर्ड, और वो 18 साल की उम्र में वो जो है ना शहजादा बन गया, और उसकी जो सर है पीछे से वो लंबा है, ठीक है, उसका जो स्कल है ना, बैक ऑफ द स्कल, वो प्रोमिनेंट है। क्यों प्रोमिनेंट है, जिसको हम कहते हैं स्कल ऑक्सीपुट प्रोमिनेंट है, ताकि वो क्राउन अच्छे से पहन सके, उसका क्राउन स्लिप ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को याद रख सकते हैं। इसका एक फीचर इन्होंने बहुत ज्यादा दिया हुआ होता है कि प्रोमिनेंट ऑक्सीपुट होता है, और उसके अलावा जो है ना स्मॉल हेड होता है, यानी माइक्रोकेफेली वाले फीचर्स होते हैं। ये अगर आप फिंगर्स देखेंगे तो फिंगर्स कैसी होती हैं, ओवरलैपिंग होती हैं और क्लेंच्ड फिस्ट होती हैं। और उसके बाद फिर ये जो है ना डिक्रीज मसल टोन एंड जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स, ये वाली चीजें होती हैं। तो ये एडवर्ड के सारे फीचर्स हैं। सबसे ज्यादा जो याद रखने वाली चीज है वो एक तो ये है कि ये ट्राइसोमी 18 है, दूसरा ये है कि इसके अंदर जो ऑक्सीपुट होती है वो बड़ी प्रोमिनेंट होती है। फिर ट्राइसोमी 13 है, 13 जो होती है ना वो प्यूबरिटी वाली एज होती है, और इसमें आपने याद रखना पी से प्यूबर्टी होती है, पी से टाओ होता है या पटाओ होता है, जैसे भी आप याद रख लें। तो जो पटाओ होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो पैलेट होता है ना वो क्लेफ्ट होता है, और दूसरी क्या चीज होती है कि माइक्रो किफेली होती है, हेड स्मॉल साइज का होता है और लो सेट ईयर्स होते हैं। इसका ये जो क्लेफ्ट पैलेट वाला फीचर है ना, ये बड़ा इसका प्रोग्नोस्टिक फीचर है, जिससे आप लोगों को बड़ा एक करेक्टरिस्टिक डिफरेंट सा फीचर है, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा इसको डायग्नोज करने में। ये ट्राइसोमी 13 है, ठीक है। इसके बाद आपका ये डाउन वाला बड़ा क्यूट सा बच्चा है। तो ये किस तरह का होता है, इनके इनके फेशियल फीचर्स ही ऐसे होते हैं कि आप इनको डायग्नोज कर लेते हैं देख के कि ये डाउन है, और इनको पर्टिकुलरली डाउन फेशिस कह रहे होते हैं। अच्छा, इनकी ये जो ट्रू और सूडो हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं, इनके अंदर जो है ना XXY मतलब मेल और फीमेल दोनों फीचर्स जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं तो मैं आई एक्सप्लेन कि ये किस तरह होते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले देखें बच्चे ही इस तरह के होते हैं कि इनको देख के पता चल रहा होता है कि ये डाउन वाले हैं। इनके एपिकैंथल फोल्ड्स होते हैं, इनका जो इंटरकैंथल डिस्टेंस होता है, दोनों आंखों के दरमियान में जो इंटरकैंथल फोल्ड्स होते हैं या इंटरकैंथल डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इनका जो नेजल ब्रिज होता है वो डिप्रेस्ड होता है, इनका जो टंग होती है वो प्रोट्रूडेड होती है, और इनका अम्बेलिकल हर्निया होता है। इनके बहुत सारे फीचर एंड डाउन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिंड्रोम जो कि एवर आस्क्ड होता है। इनकी जो हैंड है उसके अंदर एक सिंगल पामर क्रीज होती है, जिसे सिमियन क्रीज कहते हैं। इनका हार्ट देखें तो एवी डिफेक्ट होते हैं। उसके बाद इनके साथ जो है ना ड्यूडेनल एट्रीजियाज इनके साथ बड़े कॉमन होते हैं। तो ये सारे एक तो डाउन फेशिस वाली बात हो गई, और एक इनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, ट्राइसोमी जो है ना 21 होती है इनके अंदर, और ये इंक्रीज्ड मैटरनल एज के साथ बड़ा कॉमनली रिलेटेड होता है। तो इसमें देख लें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इनके अंदर होता है। बाकी सारे इनके फीचर्स दिए हुए हैं कि आईज होती हैं वो स्लैंट करती हैं, अपवर्ड बल्जिंग प्रोट्रूडिंग टंग होती है, फ्लैट नेजल ब्रिज होता है, अनयूजुअली शेप्ड स्मॉल ईयर्स होते हैं, गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टो होता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास इनके अंदर आ जाती होती हैं। ये वाले मेन आपके जितने भी जेनेटिक सिंड्रोम थे उसके अंदर 3 तो वो आ जाते हैं ना, क्लाइनफेल्टर, टर्नर और जो है डाउन्स, और उसके अलावा बाकी जो नॉन सेक्स करेक्टरिस्टिक होते हैं जेनेटिक, यानी जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम की अबनॉर्मेलिटी नहीं होती, उसमें पटाओ आ जाता है, एडवर्ड आ जाता है, तो इस तरह करके वो आ जाते हैं। फिर एक आपके पास चीज आती है जो कि आपके वो होते हैं कार्टिलेज के डिफेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं एकोंड्रोप्लेजिया कहते हैं, जिनके अंदर उनका जो गट होता है ना वो बड़ा नॉर्मल का होता है। अब ये किसी को आइडिया है, एक ना हमारा हॉलीवुड का एक एक्टर है और वो बड़े एक फेमस मूवी के अंदर आता होता है, और उसका इस तरह का पोस्चर है कि जो ट्रंक है ना
वो नॉर्मल साइज का है। देखें इसका भी, इसकी जो चेस्ट है, इसका जो एब्डोमेन है, इसका जो ट्रंक है वो नॉर्मल साइज का है, लेकिन जो इसके लिम्स हैं वो स्मॉल साइज के हैं। ये अकोंड्रोप्लेजिया होता है, उसके डिफेक्ट होते हैं जिसमें ये मैक्रोकेफेली है, हेड की फ्रंटल बॉसिंग है, फेस जो है उसके अंदर हाइपोप्लेजिया है, और टिबिया जो है उनकी बोइंग हुई हुई है। तो ये चीजें हमारे पास अकोंड्रोप्लेजिया के अंदर आ रही होती है। ठीक है, बाकी हमारे पास मेल न्यूट्रिशन वाली चीजें आ रही होती हैं। मेल न्यूट्रिशन में दो चीजों को आप लोगों ने देख लेना है। एक हमारे पास होती हैं ये वाली क्वाशियरकोर, और एक मरासमस होती है। तो मरासमस को आपने याद रखना है कि जैसे मरासी का बच्चा होता है जो बिल्कुल जो है ना कमजोर सा होता है, उसके पास कुछ खाने पीने को नहीं होता, लेकिन वो भूखा बहुत ज्यादा होता है, उसे जैसे ही कुछ खाने को मिले फौरन खाता है, और उसके अंदर कहीं पे बॉडी के अंदर कहीं मांसबोटी नहीं होती है, और बिल्कुल वो वीक होता है, उसको खाने को सिरे से कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये बेसिकली दोनों मेल न्यूट्रिशन की टाइप है। जो क्वाशियरकोर है ये प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, ये अमीर बच्चा है जिसको नखरे हैं, ठीक है, ये कहता है मैंने प्रोटीन्स नहीं खाने, तो ये प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है। जबकि जो मरासमस है ना, ये ऑल कैलोरी डाइट डेफिसिट है, और ये कंप्लीट जो है ना मेल न्यूट्रिशन होती है, जिसके अंदर उसको कोई भी डाइटरी कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होता, ना तो कार्ब्स, ना तो लिपिड्स, ना तो प्रोटीन्स। तो इसके अंदर बड़ी वोरेशियस एपेटाइट होती है, यानी इसको कुछ भी खाने को मिले, भूख बहुत ज्यादा लगती है, फौरन खा लेता है। जबकि क्वाशियरकोर वाला इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से इसके अंदर एडीमा होता है, इसके अंदर स्किन वैसे प्रोट्रूबरेंट होती है, एब्डोमेन प्रोट्रूबरेंट होता है, सबक्यूटेनियस फैट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक इसका फीचर भी बना हुआ है क्वाशियरकोर का ना बड़ा, ये इसको याद रखना है आप लोगों ने कि इसके अंदर स्किन चेंजेस होते हैं, हेयरी चेंजेस होते हैं, और ये फैट किस तरह का, इसका जो लिवर है उसके अंदर फैट्स हैं, तो फैटी लिवर जो होता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के साथ ये एसोसिएटेड होता है। इन्होंने पूछा हुआ होता है कि कौन से वाला है ऐसा जो कि जो है पाकिस्तान, उसके अंदर फैटी लिवर का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है। तो जब एडल्ट्स के अंदर आपसे पूछते हैं तो फैटी डाइट की इनटेक होती है, और बच्चों के अंदर जब पूछा हुआ होता है तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होती है, या सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो है फैटी लिवर डिजीज का वो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन ही है। तो इसके अंदर ना स्किन के ऊपर एक चेंजेस होते हैं, उसको कहते हैं फ्लैकी पेंट डर्माटाइटिस, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे जो है ना बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स से पीटर डैंकलेज जी डॉक्टर। ओह यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो इसका जो है ना फ्लैकी पेन डर्माटाइटिस है। फिर जी ये सेल साइकिल आप लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर रहा होता है, ये सारे पॉइंट्स मैंने इकट्ठे इकट्ठे लिखे हुए थे, अभी हम जाके वहां से रीड भी कर लेते हैं और पिक्चर्स भी इसकी देखते जाते हैं। पूरा जो सेल साइकिल होता है ना, सेल ग्रोथ के फेजेस होते हैं। इसके अंदर कौन सा होता है, G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है, और फिर उसके बाद माइटोसिस वाला होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ओवरऑल क्या बताना है, किसमें आपने बताना है, उसके अंदर ऑप्शंस में आपने देख लेना है, स्टेम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आप लोगों से पूछा हुआ होगा उन्होंने कि जो है ना फैटी लिवर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, उसके अंदर नंबर 1 ऑप्शन होती है फैटी डाइट का इनटेक। एडल्ट्स के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर आपका वो आ जाता है क्वाशियरकोर प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, और आपने प्रेफर जो है ना वो उसको करना है फैटी डाइट की इनटेक को। ये एसकेएस में भी आप लोग डिस्कस करेंगे, उधर भी होगा एमसीक्यू। तो जो है ना आप लोगों ने ये फैटी डाइट की इनटेक को करना है इन एडल्ट्स प्रेफर, और उसके बाद प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। ये जो साइकिल्स हैं इनके हम लोगों ने देखना है कि सबसे पहले हमारे पास एक G1 फेज होता है। G1 फेज के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सेल ग्रोथ होती है। फिर S फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, क्रोमोसोम्स की सिंथेसिस होती है। फिर उसके बाद जो है ना G2 फेज होता है, ये इन प्रेपरेशन फॉर डिवीजन होता है। इन सारे फेजेस के अंदर सेल की ग्रोथ हो रही होती है, उसके अंदर जो डिफरेंट माइटोटिक मटेरियल्स होते हैं वो बन रहे होते हैं, और डिफरेंट जो है ना क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी सिंथेसिस हो रही होती है, यानी सेल डिवीजन के लिए अभी सेल प्रिपेयर कर रहा है। आगे उसको चाहिए डीएनए, डीएनए ने रेप्लिकेट करना है, तो इन सारे फेजेस के अंदर वो डीएनए बना रहा है। और माइटोसिस के फेज में क्या होता है, इसमें होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये सारे सेल डिवीजन वाले फेजेस हैं।
ये इन प्रेपरेशन फॉर डिविजन वाला फेज है और सिंथेसिस के फेज है, और ये वाला जो है ये डिविजन का फेज है। तो माइटोसिस के आगे से 4 फेज हैं, और इसमें सबसे पहले प्रोफेज होता है। इसमें आपको पता है कि पहले जो है ना मटेरियल बिल्कुल इस तरह करके ऐसे जो है ना हमारे क्रोमोसोम्स पड़े हुए होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि वो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना उसकी कंडेंसेशन होती है और उसकी पेयरिंग होती है, ऐसे करके वो बन जाता होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेटाफेज जो होता है उसके अंदर वो जो क्रोमोसोम बन रहे होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट के अंदर। फिर उसके बाद आता है एनाफेज। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है कि वो जो क्रोमोसोम्स का पेयर होता है वो फुल अपार्ट हो जाता है आफ्टर रेप्लिकेशन, कि वो जो है ना वो अवे फ्रॉम द मेटाफेज प्लेट जो है वो दोनों साइकिल सेल्स के अंदर जो है ना इस तरह करके वो चला जाता है। फिर उसके बाद जो है ना वो टीलोफेज आ जाता है जिसके अंदर उसकी प्रॉपर जो है ना वो सेल बाउंड्री भी बन जाती होती है। तो इस तरह करके होता है। पर हम जनरल पैथो रहे हैं और पॉइंट्स हम लोग कर रहे थे, ये मैंने कुछ स्लाइड्स ऐड की हुई हैं सेल साइकिल वाली, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी विल मूव बैक टू दैट 233 से ऑनवर्ड इसके पेजेस हैं जो हम कर रहे हैं। मैं डिस्कस कर लूंगी, ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा, फिर हम वापस उस पर चलते हैं, आप लोगों के लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। G1 फेज है जो ग्रोथ का फेज है, S फेज है जो डीएनए सिंथेसिस का फेज है, G2 जो है ये ग्रोथ और प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस है, और M वाला माइटोसिस का फेज है। वापस चलते हैं। पॉइंट नंबर 334 है हमारे पास, और है 13th एडिशन जनरल पैथो चैप्टर 12, वो हम लोग कर रहे हैं। 334 में है कि कैरियोटाइप ऑफ अ ट्रू हर्मैफ्रोडाइट। तो ट्रू हर्मैफ्रोडाइट जो है वो हमारे पास 46XX एंड 46XY है। ये अभी जब आप लोग करेंगे ना सारा कुछ तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। हम लोग पढ़ रहे हैं सूडो हर्मैफ्रोडाइट। सूडो हर्मैफ्रोडाइट के अंदर क्या होता है कि 46XY होता है, मतलब जनरली अपीयरेंस मेल वाली है जो कैरियोटाइप है, लेकिन आगे से वो सूडो हर्मैफ्रोडाइट है, और उसके अंदर कौन से वाला है, एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम है। क्लाइनफेल्टर की मैं आप लोगों को बता के आई थी, इसकी कैरियोटाइप क्या है, 47XXY है। टर्नर की कौन सी होती है, 45XO होती है। मेल सूडो हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं, उनकी 46XY होती है। जो फीमेल सूडो हर्मैफ्रोडाइट है, यानी सूडो हर्मैफ्रोडाइट वो है कि जिनके अंदर फॉल्स पेरेंट्स है कि इनके अंदर दोनों जीन्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कैरियोटाइप है वो वही वाली है। जैसे मेल सूडो हर्मैफ्रोडाइट के अंदर मेल वाली कैरियोटाइप है, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या बोला है, सूडो हर्मैफ्रोडाइट होती है। फिर उसके बाद आता है फीमेल सूडो हर्मैफ्रोडाइट आती है, 46XX आ जाती है। फिर आपके पास आता है ये मोल। मोल क्या होता है, कोरियोकार्सिनोमास जो होते हैं। तो इसके अंदर कंप्लीट मोल होता है जिसके अंदर जो है ना कोई फीटल कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ इसके अंदर ये जो होते हैं ना साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशोट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं, जो प्लेसेंटल टिश्यूज होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन हुई होती है। तो इसके अंदर 46 आपका नॉर्मल जो है ना वो होगी जितनी जीनोटाइप होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्शियल मेल। जो पार्शियल मेल होता है, पार्शियल मोल होता है, उसके अंदर कौन सी होती है, उसके अंदर नॉर्मली हमारे पास कितने होते हैं, 2X होते हैं 46। तो यहाँ पे कितने होते हैं, 3X होते हैं, और यहाँ पे फीटल कंपोनेंट भी होता है पार्शियल के अंदर। तो पार्शियल की क्या कैरियोटाइप होती है, 69XXX और 69XXY और 69XYY। फिर उसके बाद आता है कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। तो इसमें क्या होता है, एम्बिगुअस जेनिटेलिया होता है, यानी कि ये एक जो है ना बाय बर्थ डिफेक्ट है, और उसके अंदर जो है ना दोनों करेक्टरिस्टिक है मेल फीमेल वाले। फिर उसके बाद जी हमारे पास वो एड्रोजेनिटल सिंड्रोम था, जिसके अंदर क्या होता है कि इंक्रीज 17 अल्फा कीटोस्टेरॉइड होते हैं, डिक्रीज कॉर्टिसोल होते हैं, और डिक्रीज प्रेग्नेनोलोन होते हैं। तो ये चीज हमारे पास आ रही होती है एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम में, यानी कि वो जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स था उसमें जो एंड्रोजन्स थे वो ज्यादा बन गए थे,
और उनकी वजह से ये हमारे पास आ गया था। ये पूरा एक पाथवे होता है स्टीरॉइड्स के, हार्मोन्स के मेटाबॉलिज्म का, जिसमें आपके एक हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। और वो क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, तो दूसरे वाले बन नहीं रहे होते हैं। जब आपके सिर्फ जो एंड्रोजन्स हैं वो ज्यादा बनने लग जाते हैं तो एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम हो जाता है। उस सूरत में बाकी जो होते हैं ना, जो वहां से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं लाइक कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, वो डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि वो इसी पाथवे के डेरिवेटिव हैं। फिर उसके बाद 17 अल्फा कीटोस्टेरॉइड ज्यादा होगा, कॉर्टिसोल कम होगा, प्रेग्नानोलोन कम होगा। एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम के अंदर जो एड्रिनल एंड्रोजन्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, जो कि आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे होते हैं। तभी आपके अंदर जो है ना एम्बिगुअस जेनिटेलिया आ रहे होते हैं उन बच्चों के अंदर जिनको एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम होता है। क्लाइनफेल्टर का हम पढ़ के आए थे, 47XXY होता है, मेल होते हैं, गाइनिकोमेस्टिया होता है। देखें सारी पिक्चर आपके जहन में आ रही है ना। गाइनिकोमेस्टिया होता है, टॉल स्टेचर होता है, एट्रोफिक टेस्टिस होती हैं, इसीलिए आप लोगों को दिखाई थी वो। टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं, फीमेल होती हैं, फीमेल्स के अंदर क्या होता है? हाइपोगोनेडिज्म होता है, उनकी ओवरीज रिप्लेस्ड होती हैं बाय द फाइब्रस कार, शॉर्ट स्टेचर होता है, वेब नेक होती है, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा होती है, और इनके अंदर प्राइमरी एमेनोरिया होता है। ये वाली सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। नो बार बॉडीज। मार्फन सिंड्रोम में हम लोगों ने कहा था कि स्केलेटन है, स्केलेटल टिश्यू डिफेक्ट है, कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट है। तो मॉर्फन के आपने एफ को याद रखना है कि इसके अंदर क्रोमोसोम 15 की एबनॉर्मेलिटी है, जिसकी वजह से एफ से ही 15 है और एफ से ही फिब्रिलिन प्रोटीन है वो डिफेक्टिव होता है। तो फिब्रिलिन प्रोटीन और 15 क्रोमोसोम ये डिफेक्टिव होता है, तो मार्फन सिंड्रोम आ जाता होता है। फिर इसके बाद जी स्ट्रीक ओवरीज किसमें प्रेजेंट होती है? कौन सा ऐसा कंजेनिटल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसके अंदर ओवेरियन स्ट्रीक प्रेजेंट है? फिर उसके बाद ये वाला भी हो गया हमारा। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा कौन से डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होती है? ये आप लोगों ने बताना है। और 47XXY किसका कैरियोटाइप है? और गायनिकोमेस्टिया किसके साथ एसोसिएटेड होती है? ये सारी चीजें ना आप लोगों ने साथ साथ लिखते जाना है, साथ साथ बताने जाना है। ये मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इन 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी विच स्टेप इज अफेक्टेड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रेग्नानोलोन की कन्वर्जन होती है टू 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नानोलोन, ये हमारे पास डिफेक्टिव होती है 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी के साथ। फिर उसके बाद 6 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद द एक्सेसिव फेशियल एंड चेस्ट हेयर, एड्रीनल साइज, एक्सटर्नल जेनिटेलियाज एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस। ये देखें ये कौन से फीचर्स आ रहे हैं? ये फीमेल के अंदर सारे मेल वाले फीचर्स आ रहे हैं कि उसके हेयर भी ज्यादा हुए हुए हैं, उसकी वॉइस भी डीप हुई हुई है, और उसके पहले 2 सिबलिंग्स की डेथ हो चुकी है इस सिमिलर कंडीशन की वजह से। तो कौन सी उसके अंदर डेफिशिएंसी है, कौन सा उसका जो है ना वो डिफेक्टिव एंजाइम है? वो 21 हाइड्रोक्सिलेज है। ठीक है, वो उसके अंदर डिफेक्टिव है जिसकी वजह से हमारे पास डेथ होने के भी चांसेस होते हैं और सारे मेल वाले फीचर्स आ रहे होते हैं। तो ये इस पाथवे के एंजाइम से याद रखना। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फीमेल बेबी विद द सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव एंड एनलार्ज क्लाइटोरिस। ये आपका एंड्रोजेनिटल आ गया। एड्रीनोजेनिटल में क्या होता है? एनलार्ज क्लाइटोरिस होता है। इसमें भी मेल वाले फीचर्स आ रहे होते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव होता है, एनलार्ज क्लाइटोरिस होता है जो कि पीनस से रिजेंबल कर रहा होता है। तो ये होती फीमेल है जिसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल वाले होते हैं, या मेल वाले फीचर्स ज्यादा होते हैं, या एम्बिगुअस जेनिटेलिया होते हैं। कंप्लीट मोल का मैंने आपको बताया था 46XY या 46XX होता है। पार्शियल मोल का मैंने बताया था कि इसके अंदर ट्राइसोमी होती है, 3X होते हैं। ठीक है, और 69 जो हैं वो करके आ रहे होते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद जो ट्रू हर्मैफ्रोडाइट के अंदर 46XY या 46XX वाले फीचर्स होंगे। दोनों X और Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एम्बिगुअस जेनिटेलिया होते हैं, और इसके अंदर ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू दोनों प्रेजेंट होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट किसको कहते हैं? प्लांट्स के अंदर भी हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इकट्ठे होते हैं।
तो इनके अंदर भी ये होता है कि ये एक रेयर कंडीशन है जहाँ पे उनके अंदर ओवेरियन टिश्यूज भी होते हैं और टेस्टिकुलर टिश्यूज भी होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सूडो हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं जिनके अंदर गुनेड्स एक सेक्स के होते हैं और उनकी एक्सटर्नल जेनिटल अपीयरेंस दूसरी तरह की होती है। जैसे मेल सूडो हर्मैफ्रोडाइट्स जो हैं इनके अंदर गुनेड्स टेस्टिस के होते हैं लेकिन एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्लियरली मेल वाले नहीं होते। और फीमेल सूडो हर्मैफ्रोडाइट्स में क्या होता है कि इनके गुनेड्स जो होते हैं फीमेल वाले होते हैं और इनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्लियरली फीमेल वाले नहीं होते, उनके अंदर एम्बिग्विटी होती है। तो इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ये जो मेल सूडो हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन। ठीक है जी, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया है। गायनिकोमेस्टिया क्लाइनफेल्टर में होता है, टर्नर कोऑप्टेशन के साथ एसोसिएटेड है। एक्सेलेंट, टर्नर की XXY है, अमेजिंग। 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी तो जो है ना वो हमारे पास मेल के अंदर, फीमेल के अंदर मैस्कुलिन फीचर्स होते हैं, उसकी जो है ना सिबलिंग्स की डेथ भी इसके साथ एसोसिएटेड होती है, ये सारा कुछ। ये जो आपके पास आता है ना, ये जो मोल्स आते हैं इनकी अल्ट्रासाउंड पे कैसी अपीयरेंस होती है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, जैसे बर्फ का तूफान आया हुआ है। ठीक है, और किस तरह से होते हैं इनकी एक वो कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने प्रेजेंटिंग कंप्लेन दी हुई होती है कि फीमेल जो है उसको वजाइनल ब्लीड भी हो रही है और साथ उसके जो है ना वेजिकल्स भी पास हो रहे हैं। फिर जी आपके पास आ रहा होता है child with hypoglycemia or tetany having some cardiac problems and lots of the viral infections mentioned। तो 2Q11 ये catch 22 के mnemonic से आपने याद रखना है कि cardiac anomalies भी इनके अंदर होती हैं, abnormal facial features भी होते हैं, thymic hypoplasia होता है, C से cleft palate होता है और 8 से hypocalcemia होता है। ये catch 22 किसका फीचर है, डायजॉर्ज सिंड्रोम का फीचर है। इसका मैं आपको फ्लो चार्ट ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इसको रिवाइज करें। 17 होता है, 21 होता है, 11 होता है, मैं आपको भेजती हूँ इसका फ्लो चार्ट। फिर उसके बाद जी इसमें बीटा HCG इंक्रीज होता है, AFP इंक्रीज होता है, एस्ट्राडायोल जो है ना वो डिक्रीज करता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी 21 होती है। हाइपरटिलोरिज्म होता है, ये जो आईज के दरमियान में इंक्रीज गैप होता है, ओब्लिक फिजल फीचर होता है, ये मैंने आप लोगों को सारा बताया था ना। डाउन 21 के साथ होता है, एडवर्ड 18 वाला होता है, पटाओ 13 वाला होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिक्चर्स को देख के डिस्कस कर ली हुई हैं, आप लोगों ने रीड कर लेना है, कोई भी चीज समझ नहीं आती पूछ लेना, ठीक है। ये सारे फीचर्स हमने देखे हुए हैं कि एपिकेंथल फोल्ड्स हैं, AFP डिक्रीज्ड है, डाउन में AFP डाउन होगा। फिर ये आपके जनरल टर्म्स हैं। हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होता है, आपका सेल साइज इंक्रीज हुआ हुआ होता है। हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होता है, सेल का नंबर इंक्रीज हुआ हुआ होता है। एट्रोफी के अंदर क्या होता है, सेल डेथ हो गई होती है, सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है, सेल सब्सटेंस डिक्रीज हो जाता है। मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि इसके अंदर जो वन एडल्ट टाइप ऑफ द एपिथेलियम होती है वो चेंज कर जाती है इनटू एन अदर टाइप ऑफ द एपिथेलियम। थ्रेटेंड अबॉर्शन किसमें किया था आपने, डॉक्टर आयशा ने हमें बताया, हाइपरटेंशन 17, विरलाइजेशन 21, बोथ 11। ये मैं आपको फ्लो चार्ट एक ग्रुप में भेज दूंगी, आपको उससे समझ आ जाएगा। हाइपरटेंशन की वजह से हमारी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो होती है ना वो डेवलप हो जाती होती है। अच्छा, women who has leiomyoma and epithelium covering endometrium shows abundant stroma with a small number of endometrial glands. What is happening in the endometrium? तो अगर लियोमायोमा है तो वो क्या होते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं और उसके अंदर स्ट्रोमा जो है वो अबंडेंट होता है और एंडोमेट्रियल ग्लैंड स्मॉल इन नंबर होते हैं। तो वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है चूंकि उसका साइज रिग्रेस कर रहा है, उसके अंदर ग्लैंड्स का नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो उसके अंदर एट्रोफी आ जाती होती है मोलर प्रेगनेंसी में। अच्छा, फिर जी ये एक बड़ा कॉमनली आज सिनेरियो है
एक बंदा था उसका फ्रैक्चर हुआ, वो ईआर में आया, उसको जो है ना कास्ट लगा हुआ था, कास्ट लगने के बाद उसका जब कास्ट रिमूव हुआ महीने के बाद तो उसका मसल मास डिक्रीज हो गया हुआ था। उसको क्या हुआ था, उसको डिसयूज एट्रोफी हुई थी, उसके मसल का साइज उनका मास डिक्रीज हो गया हुआ था। और क्या हुआ था कि उसकी जो एक्टिन और प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, उनकी प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज हो गई थी और उनकी डिग्रेडेशन इंक्रीज हो गई। ये अंडरलाइन मैकेनिज्म होता है डिसयूज एट्रोफी का। मेटाप्लेजिया का क्या होता है कि जैसे हमारा बेरेट इसोफेगस होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्रोनिक गर्ड की वजह से स्टमक की जो अपनी एपिथेलियम होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड, वो इंटेस्टिनल एपिथेलियम या स्टमक की एपिथेलियम में चेंज हो जाती है, जो कि कोलमनर एपिथेलियम होती है, उसके अंदर चेंज हो जाती है। इसी तरह से जब क्रोनिक स्मोकिंग होती है तो उसकी वजह से लंग की जो एपिथेलियम होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में चेंज हो जाती होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। उसके अलावा अगर सर्विक्स जो है उसके एंडो सर्विक्स के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम है तो वो किस चीज को इंडिकेट कर रही होती है कि ये हमारे पास मेटाप्लेजिया वाला फीचर है। ओके, दीज ऑल आर सेम, ये उन्हीं की एग्जांपल है मेटाप्लेजिया की और एट्रोफी की, हाइपरप्लेजिया की। डेस्मोप्लेजिया क्या होता है, डेस्मोप्लेजिया होता है ये जो हमारे फाइब्रस टिश्यूज होते हैं इनकी जो ग्रोथ होती है उसको हम कह रहे होते हैं, फाइब्रोएडिनोमा के अंदर ये हो रहा होता है डेस्मोप्लेजिया। एंड प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल पैंक्रियाटिक टिश्यू इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो एक जगह का म्यूकोजा दूसरी जगह पे प्रेजेंट है उसको हम कोरिस्टोमा कहते हैं। आपने कोरियोस्टोमा नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है चोरियोस्टोमा। ठीक है, ये क्या होता है कि चोर होता है, जो चोर होते हैं वो हमारे घर दूसरी जगह से आते हैं। ठीक है, हिमार्टोमा और कोरियोस्टोमा का डिफरेंस है। हिमार्टोमा का मतलब होता है कि वहीं पे वही वाली एपिथेलियम और वही वाला टिश्यू प्रेजेंट है लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। और कोरियोस्टोमा का क्या मतलब होता है कि एक जगह का जो म्यूकोजा था वो दूसरी जगह पे प्रेजेंट है, जैसे पैंक्रियाज के अंदर स्टमक का म्यूकोजा प्रेजेंट है। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी, ये दोनों चेंजेस साइमल्टेनियसली हमारी प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस के अंदर हो रहे होते हैं, वहां पे हाइपरट्रॉफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। फिर उसके बाद हिस्टोलॉजिकली डायग्नोस्टिक फीचर इन अ पेशेंट विद नॉन सीओपीडी, सीओपीडी वाले के अंदर क्या होता है कि म्यूकस सेक्रेटिंग जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी होती है और हाइपरप्लेजिया होता है। Which one of the following is the primary opsonin in the complement system? तो complement system के अंदर C3b जो होते हैं ये opsonin होते हैं, इसका एक पूरा साइकिल होता है जिसके अंदर C5 to C9 को आपने याद रखना है कि ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है। इसका भी मैंने वो एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है और वो पिक्चर मैंने आप लोगों को जो है ना इसी पीडीएफ के आखिर में अभी हम डिस्कस भी करते हैं। C3 C4a C5a एनाफाइलेक्सिस करवा रहे होते हैं, C5a LTB4 इंटरल्यूकिन 8 या न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस करवा रहे होते हैं। जो C3b और IgG होते हैं ये ऑप्सोनिन्स होते हैं हमारे। और बाकी थ्रोम्बोक्सेन्स A2 प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाते हैं, ल्यूकोट्राइन C4 D4 E4 और प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर, ये सारे वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं। करना तो हमने सारा था आज और अभी जो है ये पढ़ा भी है काफी ज्यादा। तो कल हमने कौन सा स्टार्ट करना है मुझे दिखाइएगा जरा, मुझे स्केड्यूल, मेरे ख्याल में CVS कल स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, तो मैं इसका कोशिश करूंगी कि एक लेक्चर और लेके तो इसको कंप्लीट करवा दूं क्योंकि ये जो है ना एक्सटेंसिव है काफी। और इसमें जो अभी आपके ल्यूकोट्राइन्स और आगे आप लोगों के वो साइटोकाइन्स वगैरह आने हैं, वो इस तरह की चीजें हैं जो कि पर्टिकुलरली मेमोरी बेस्ड हैं। तो एक ये साइटोकाइन्स वाली चीजें हमारी रह गई हैं, बाकी हमने ऑलमोस्ट कर लिया हुआ है। और ये सेल्स हैं। ठीक है, मुझे पता है आप लोग सैचुरेट हो गए हैं, मेरी अपनी बस हो गई हुई है। इंशाल्लाह कर लेते हैं हम। कल आप लोग किसी टाइम में फारिग होंगे दिन में? 3:30 तक आप लोग फारिग होंगे? मैं आप लोगों को क्लास का पहले बता दूंगी और एक लिंक मैं शेयर करके इसको पहले मैं एक दफ़ा जो है ना वो कंप्लीट कर दूंगी क्योंकि ये इटसेल्फ जो है ना ये मुकने वाला भी है नहीं, ये है लंबा। और इसमें अभी इतना आप लोग सैचुरेट हो गए हैं ना कि आप लोगों से होना भी नहीं है। और 2-3 चीज़ें हैं कि वो ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड वाली, तो मैं उनको कंप्लीट करवा दूंगी आपको कल। बाकी मेल न्यूट्रिशन वाला हम लोगों ने कर लिया। हम्म,
चलें ठीक है, हम लोग आज अपनी क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। कल इसको पहले ख़त्म करेंगे, फिर अगला शुरू करेंगे। तो आप लोगों ने जो है ना वो नहीं होना ज़्यादा, क्योंकि सैचुरेट हो गया। तो हम लोग एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। बाकी हम इसको पहले कल कवर कर लेंगे, फिर अगले वाला जो टॉपिक करना हुआ उसको कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्गेटेड है।